हम लोग आज इन्फ्लेशन पढ़ने वाले हैं। ये इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या होता है और इन्फ्लेशन को हम लोग कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1, इन्फ्लेशन है क्या। इन्फ्लेशन होता क्या है ये हम लोग समझ लें। जैसे मान लीजिए एक लाइन है, अगर प्राइस इसके ऊपर जाता है तो इसको हम इन्फ्लेशन बोलेंगे, और प्राइस अगर इस पॉइंट के नीचे आता है तो उसको हम लोग डिफ्लेशन बोलेंगे। यानी अगर प्राइस इस रेखा के ऊपर जा रहा है तो इन्फ्लेशन है, और इसके नीचे आ रहा है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं डिफ्लेशन। अभी हमको समझने की जरूरत है कि ये जो लाइन है ये क्या होता है, मतलब किस प्राइस के ऊपर अगर प्राइस बढ़ता है तो उसको हम लोग इन्फ्लेशन बोलेंगे, और किस लाइन के नीचे प्राइस घटता है तो उसको हम लोग डिफ्लेशन बोलेंगे। तो वही लाइन हम लोगों ने खींचा है। इस लाइन को हम लोग बोल सकते हैं बेस ईयर। ठीक है, बेस ईयर भी क्या है, तो अभी बेस ईयर 2022 एंड 2023 बेस ईयर है। यानी अगर हम किसी सामान का कंपैरिजन करते हैं तो 2022 और 2023 से करते हैं। 2022 से अगर प्राइस बढ़ा हुआ है तो उसको इन्फ्लेशन, और 2022 से अगर प्राइस घटा है तो उसको हम लोग डिफ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल समझ में आ रहा है कि अगर प्राइस बेस ईयर से ऊपर जाता है तो इन्फ्लेशन, और उसके नीचे आता है तो डिफ्लेशन। तो ये हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया। दूसरा पॉइंट हम लोग को ये बताता है कि इन्फ्लेशन होता क्या है। ठीक है, हमें इन्फ्लेशन का डेफिनेशन क्या हो सकता है, तो हम लोग बोल सकते हैं जनरल इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड services. General increase in prices of goods and services is called inflation. यानी जो प्राइस बढ़ रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, चलिए अगर हम लोग समझते हैं कि इन्फ्लेशन का कारण क्या होता है, कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कैसे होता है या उसके पीछे कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो सिंपल है ये समझने के लिए हम लोगों को डिमांड एंड सप्लाई के रूल्स को समझना होगा। डिमांड एंड सप्लाई रूल्स हम लोग को क्या बताता है, तो डिमांड एंड सप्लाई रूल्स हम लोग को बताता है, जैसे मानिए डिमांड है और ये सप्लाई है, तो डिमांड एंड सप्लाई रूल्स बताता है कि किसी भी सामान का अगर 100 यूनिट्स का रिक्वायरमेंट है और उसका सप्लाई भी 100 यूनिट्स ही है, तो ना डिमांड होगा ना सप्लाई होगा, मतलब डिमांड और सप्लाई मीट करेगा। तो इसमें ना प्राइस बढ़ने वाला है ना प्राइस घटने वाला है। लेकिन जब किसी चीज का डिमांड 100 है और सप्लाई 50 हो जाए तो इस कंडीशन में प्राइस बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन में जब प्राइस बढ़ेगा तो उसके पीछे का जो कॉज होगा उसको हम लोग बोलेंगे सप्लाई, क्योंकि सप्लाई कम हुआ है इसलिए प्राइस बढ़ा है। और अगर एक दूसरा कंडीशन हम बता रहे हैं, मानिए सप्लाई एज इट इज है इसके हिसाब से, और डिमांड हो गया 150, तो भी प्राइस बढ़ेगा बिकॉज ऑफ डिमांड। ठीक है, तो अगर लोगों से पूछा जाए कि इन्फ्लेशन होने का क्या कारण है, तो एक कारण है डिमांड और एक कारण है सप्लाई। आइदर सप्लाई के अंदर कुछ प्रॉब्लम हुआ है तब प्राइस ज्यादा हुआ है, या डिमांड के अंदर कुछ चेंजेस हुआ है तो प्राइस ज्यादा हुआ है। तो एक हो गया डिमांड और एक हो गया सप्लाई। ठीक है, तो जब डिमांड और सप्लाई बैलेंस होगा तो ना
प्राइस बढ़ेगा ना प्राइस घटेगा, लेकिन जब ये डिसबैलेंस होगा तो ही प्राइस बढ़ेगा तो ही प्राइस घटेगा। ठीक है, तो अब इसका हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल देख ले रहे हैं कि कैसे डिमांड और सप्लाई मार्केट के अंदर इफेक्ट करता है। तो पहले समझने का जरूरत है डिमांड कैसे प्राइस को बढ़ाता है। अगर हम लोगों से पूछा जाए कि इंडिया में ज्यादातर इन्फ्लेशन का कारण क्या है, डिमांड इन्फ्लेशन है या सप्लाई इन्फ्लेशन, तो क्लियर आंसर है डिमांड इन्फ्लेशन। ठीक है, डिमांड इन्फ्लेशन क्यों है ये हम लोग को समझना है। तो इसका पहला पॉइंट हम लिख रहे हैं डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट का मतलब होता है कि जब हमारा एक्सपेंसेस रिसीप्ट से ज्यादा हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं डेफिसिट। मानिए इंडिया का एक्सपेंसेस है 100 रुपए और इंडिया कमा रहा है 90 रुपीज, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं डेफिसिट। ठीक है, अभी हम लोग को समझना है कि जब इकोनॉमी के अंदर 100 रुपए का रिक्वायरमेंट है, इकोनॉमी के अंदर 100 रुपए का रिक्वायरमेंट है, लेकिन इकोनॉमी के अंदर खर्चा हो रहा है 110 एग्जाम्पल, तो हम लोगों को 10 रुपए कहीं से लाना पड़ेगा, बिना लाए काम नहीं चलेगा, तो ये हम लोग लोन वगैरह से लाते हैं। ठीक है, तो ये जो 10 रुपीज एक्स्ट्रा लाए हैं, इसका ये मार्केट के अंदर क्या बढ़ा रहा है, ये मार्केट के अंदर डिमांड को बढ़ा रहा है। ठीक है, कैसे डिमांड को बढ़ा रहा है, तो ये हम लोगों को समझना है कि अगर जितना हम लोग कमा रहे हैं 100 रुपए कमा रहे हैं और 100 रुपए ही अगर हमारा एक्सपेंसेस हो तो कोई फर्क नहीं है, तो दोनों बराबर हो जाएगा। लेकिन हमारे पास जो प्रोडक्शन है वो हो चुका है कितने का, 100 रुपए का, और हमारे पास पैसा कितना आ गया, 10 रुपए एक्स्ट्रा आ गया। तो ये जो 10 रुपए एक्स्ट्रा आया है ये हमारे डिमांड को बढ़ा देगा, और डिमांड को बढ़ाएगा तो प्राइस इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो पहला कारण हुआ डेफिसिट, दूसरा कारण है सैलरी। सैलरी वगैरह भी इंक्रीज होने पे डिमांड साइड बढ़ जाती है। जैसे मानिए कि इंडिया में सपोज कीजिए कि 10,000 कोई पा रहा है और गवर्नमेंट ने क्या किया, उसकी सैलरी को बढ़ाकर 15,000 कर दिया, 5,000 एक्स्ट्रा कर दिया, तो ये तो सैलरी बढ़ा दिया गया, लेकिन क्या इसके रेशियो में मार्केट के अंदर सप्लाई बढ़ा है क्या, नहीं बढ़ा है। मतलब कि पहले वो 10,000 का सामान खरीदता था, अब वो 15,000 का सामान खरीदने के लिए कैपेसिटी है उसका, तो 5,000 तो एक्स्ट्रा लेके चला गया ना। तो एक्स्ट्रा लेने का मतलब क्या है कि उसका परचेजिंग पावर बढ़ चुका है, और परचेजिंग पावर बढ़ चुका है तो क्लियर ही मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ाएगा, वो डिमांड बढ़ाएगा तो इससे क्या बढ़ेगा, इससे बढ़ जाएगा इन्फ्लेशन, माने प्राइस बढ़ जाएगा। दूसरा है हमारा सप्लाई साइड। सप्लाई साइड को हम लोग कॉस्ट साइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सप्लाई साइड इजी है। सप्लाई साइड कब कब हो सकता है, जैसे फ्लड आ गया, अगर फ्लड आ जाएगा तो क्या होता है कि मैक्सिमम स्टेट के अंदर एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है वो हैम्पर होता है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जब हैम्पर होगा तो क्लियर है कि मार्केट में प्राइस बढ़ जाएगा, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सप्लाई साइड। कभी कभी लेबर्स वगैरह स्ट्राइक कर देता है, तो लेबर्स स्ट्राइक करने की वजह से भी प्राइस को बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, कभी कभी फ्यूल्स वगैरह, फ्यूल्स जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सब का प्राइस बढ़ता है, तो ये सब का प्राइस बढ़ने में क्या होता है, ये सब का जो प्राइस बढ़ेगा तो क्लियर है सबका जब प्राइस बढ़ रहा है तो प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा। तो दो कारण हो गया, पहला कारण है ये और दूसरा कारण है ये सप्लाई साइड। तो हम लोग को समझ में आ गया कि दो ही प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन को लाने का, एक है डिमांड और एक है सप्लाई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।
चलिए इन्फ्लेशन का इफेक्ट हम लोग देख रहे हैं। इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है? इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। इसके पहले कॉज देख लेते हैं, अभी हम लोग इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन देख रहे हैं। तो इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन में किस सेक्टर के ऊपर इन्फ्लेशन का इफेक्ट नेगेटिव पड़ेगा और किस सेक्टर के ऊपर इन्फ्लेशन का इफेक्ट पॉजिटिव पड़ेगा, ये मेरी दो चीज़ को जानना है। तो हम लोग पॉइंट नंबर 1 जैसे कि बता रहे हैं, पॉइंट नंबर 1 जैसे बिजनेसमैन होता है, तो बिजनेसमैन मतलब क्या होता है कि जब कोई इंसान बिजनेस कर रहा है, मतलब कोई इंसान प्रोड्यूसर है या कोई इंसान सेलर है, क्लियर है। तो इसमें क्या होता है कि जब इन्फ्लेशन होता है तो वो लोग अपने प्राइस को बढ़ाते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनको लॉस नहीं होता, प्रॉफिट हो जाएगा पर उनको लॉस नहीं होगा। जैसे किसी दुकानदार ने 10 रुपये का सामान खरीदा और उसको पता चल गया कि ये प्राइस मार्केट में बढ़ चुका है, तो उसी 10 के सामान को वो 15 में बेच सकता है, 20 में बेच सकता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा और प्राइस बढ़ने के साथ उसको प्रॉफिट होगा। तो बिजनेस कम्युनिटी जो है वो ऑलवेज इन्फ्लेशन के अंदर प्रॉफिट करता है। कॉमन मैन के अंदर कौन आता है? जो लोग जॉब करते हैं, ठीक है। तो जॉब वाले का सैलरी तो हर हफ्ते हर महीने नहीं बढ़ रहा है, उनका सैलरी साल में कभी बढ़ेगा। तो इससे क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन तो आ गया लेकिन आपकी सैलरी सेम है। आज 5% इन्फ्लेशन है, कल के डेट में 7% इन्फ्लेशन हो गया, तो 2% इन्फ्लेशन जो बढ़ा है उसके लिए आपको कंपनसेशन नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कॉमन मैन को क्या होता है, लॉस होगा। तीसरा होता है डेटर। डेटर का मतलब होता है जिसने उधार लिया है, ठीक है। और क्रेडिटर का मतलब होता है जिसने उधार दिया है। तो डेटर को ऑलवेज प्रॉफिट होगा, क्योंकि अगर कोई सामान खरीदता है और उसका पेमेंट वो 1 महीने बाद जाके करता है, तो उसका पेमेंट वो उतने ही करेगा जितने में सामान खरीदा था। ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ा है तो किसी ने 100 रुपये का सामान खरीदा तो आज 5% इन्फ्लेशन बढ़ा तो 105 पे करेगा, वो कितना पे करेगा, वो 100 ही पे करेगा, ठीक है। और लॉस किसको हो गया, क्योंकि क्रेडिटर सामान बेचने वाला है, अगर वो आज के रेट में सामान बेचता तो 105 में बिकता, लेकिन वो बेचा था पहले 100 रुपये में बेचा था, तो इसलिए क्रेडिटर को लॉस होगा और डेटर को प्रॉफिट होगा। एक्सपोर्ट हमारा क्या होगा, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ जाएगा या घट जाएगा। एक्सपोर्ट हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि हम लोग सेल करते हैं तो कोई भी अगर इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन है तो हमसे नहीं खरीदेगा तो एक्सपोर्ट हमारा कम होगा। इंपोर्ट क्या होगा, इंपोर्ट हमारा बढ़ जाएगा, गेन कर जाएगा। कैसे गेन करेगा, तो अगर इंडिया में सामान महंगा है तो क्लियर है कि हम लोग उस देश से सामान खरीदेंगे जहाँ पे सामान सस्ता है, ठीक है। तो जब सामान सस्ता है तो क्लियर है कि हमारा क्या बढ़ेगा, इंपोर्ट बढ़ जाएगा, इंक्रीज करेगा। तो क्या होगा, एक्सपोर्ट कम हो गया, डिक्रीज लॉस मतलब वही डिक्रीज कर गया, और इंपोर्ट बढ़ गया, ठीक है। पॉपुलेशन का जो इंक्रीज रेट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। कैसे कम होगा, तो जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो लोग प्लानिंग करना स्टार्ट कर देंगे, फैमिली प्लानिंग। तो इससे हो सकता है कि पॉपुलेशन समहाउ कम हो जाए, बढ़ने वाला तो नहीं है पर कम होगा, तो इसको हम डिक्रीज भी लिखेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ कॉजेज है इन्फ्लेशन का, इफेक्ट है इन्फ्लेशन का। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, मतलब इसी के अंदर इन्फ्लेशन के अंदर नेक्स्ट टॉपिक कुछ इन्फ्लेशन से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी होता है, जो टर्मिनोलॉजी हम लोग अभी पढ़ेंगे। जैसे जैसे होता है डिसइंफ्लेशन, डिसइंफ्लेशन, डिसइंफ्लेशन। दूसरा होगा रीफ्लेशन, डिसइंफ्लेशन, रीफ्लेशन, डिसइंफ्लेशन, रीफ्लेशन। पहले दोनों को देख लेंगे, उसके बाद नाम याद आ रहा तो और बता रहा है, ठीक है। तो डिसइंफ्लेशन का मतलब क्या होता है? डिस का मतलब ये होता है एंटी या नेगेटिव, ठीक है। तो अगर मानो कि कभी भी हमारा इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, मानो कि 10% इन्फ्लेशन है, तो 10% इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए। तो क्लियर है कि इसके बाद क्या किया जाएगा? तो इसके बाद इन्फ्लेशन को कम करने का उपाय किया जाएगा। इन्फ्लेशन कैसे कम होगा इसके बारे में सोचा जाएगा, ठीक है। तो जब ये हम लोग सोचेंगे कि इन्फ्लेशन कैसे कम होगा, तो इसका जो एफर्ट दिया जाएगा उसी एफर्ट को हम लोग बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन, ठीक है। तो डिसइन्फ्लेशन में क्या होगा कि गवर्नमेंट या आरबीआई अपना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे रेपो का हो गया, रिवर्स रेपो का हो गया, या एमएसएफ का हो गया, ठीक है, या सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, इन सबको क्या करेगा? इन सबको बढ़ा देगा। और बढ़ाने के बाद क्या होगा? मार्केट के अंदर सप्लाई ऑफ मनी कम होगा, और सप्लाई ऑफ मनी जब कम होगा तो ऑटोमेटिकली मार्केट में इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, ठीक है। रीफ्लेशन में क्या होता है कि ठीक इसके उल्टा काम होगा। अगर कभी डिसइन्फ्लेशन चल रहा है तो मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी को कम किया जाएगा, और जब कभी भी मार्केट में डिसइन्फ्लेशन चल रहा है, मतलब डिसइन्फ्लेशन का मतलब है कि प्राइस जो होना चाहिए उससे बहुत कम चल रहा है, तो उस कंडीशन में मार्केट के अंदर पैसा लाया जाएगा, ठीक है। तो जो पैसा लाया जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं रीफ्लेशन। तीसरा नंबर है फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व, ठीक है। ये क्या होता है? तो ये बेसिकली हम लोग को बताता है रिलेशन बिटवीन किसके बीच में? अनएम्प्लॉयमेंट प्लस, मैंने अनएम्प्लॉयमेंट प्लस मतलब अनएम्प्लॉयमेंट एंड, ये बोल सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेशन को डिफाइन करता है, ठीक है। इसका हम कर्व बना दे रहे हैं। कर्व कैसे काम करेगा? तो ये हो गया इन्फ्लेशन और ये हो गया अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि जब इन्फ्लेशन 2% है, 2 से 3% जा रहा है, 3 से 4% जा रहा है, 2%, 3%, 4%। तो यहाँ पे हमको देखना है कि जब इन्फ्लेशन 2 से 3 जा रहा है, 3 से 4 जा रहा है, तो इन्फ्लेशन भी हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। तो सिंपल है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, और जब इन्फ्लेशन घटेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इससे हम लोग को ये नज़र आ रहा है, ये पता चल रहा है कि इन्फ्लेशन जब बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा, ठीक है, पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन है इन्फ्लेशन घटेगा तो क्लियर है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो ये दो कंडीशन है, ये दो कंडीशन हम लोग को समझ कर रखना।
नेक्स्ट हम लोग इन्फ्लेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। मेथड्स क्या क्या मेथड्स है? मेथड्स ऑफ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इन्फ्लेशन, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। एक में हम लोग लिखेंगे WPI और एक में लिखेंगे CPI। WPI का मतलब होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स और CPI का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, एक एक करके पॉइंट हम लोग लिखते हैं, यानी इसके द्वारा भी और इसके थ्रू भी हम लोग इन्फ्लेशन को काउंट करते हैं। चलिए, तो ये दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है और अलग अलग मिनिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। तो ये जो काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और ये जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन CPI। ये होलसेल बेसिस पर निकाला जाता है। होलसेल बेसिस का मतलब होता है कि हम सामान को दो तरीके से खरीदते हैं, एक होलसेलर से खरीदते हैं और एक रिटेलर से खरीदते हैं। तो जब हम या रिटेलर होलसेलर से सामान खरीदता है तो उसको होलसेल में रखा जाता है, और जब हम रिटेलर से सामान खरीदते हैं तो उसको हम लोग रखते हैं कंज्यूमर में, कंज्यूमर या रिटेल। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या है? पॉइंट नंबर 3 है कि इसमें से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में काउंट किया जाता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, और इसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट काउंट नहीं किया जाता, नो काउंटिंग, नो काउंटिंग, ओनली कंज्यूमर, ओनली कंज्यूमर गुड्स को लिया जाता है। ठीक है, प्योर कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, तो इसमें आप देखो, देख लीजिए कोई डाउट हो तो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इन्फ्लेशन का टॉपिक था, जो टॉपिक हम लोगों ने खत्म कर दिया है। ठीक है, इसमें से अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग बता सकते हैं।
इसमें से कुछ और हम लोग पढ़ सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है एक होता है रियल इन्फ्लेशन, एक होता है नॉर्मल इन्फ्लेशन। तो रियल इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं हम लोग, और नॉमिनल इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को रियल इन्फ्लेशन उस इन्फ्लेशन को बोलते हैं जब हम लोग बेस ईयर प्राइस पे इन्फ्लेशन काउंट करते हैं, बेस ईयर पे। और नॉमिनल इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं, जब हम लोग करंट ईयर पे इन्फ्लेशन काउंट करते हैं। ठीक है, करंट ईयर हमारा क्या है, जैसे मान लीजिए करंट ईयर है हमारा 2026 और बेस ईयर हमारा 2022 एंड 2023, ठीक है। ये हमारा है 2020, 2026 एंड 2027। तो ये क्लियर है हमारे पास कि नॉमिनल इन्फ्लेशन क्या होता है और रियल इन्फ्लेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि और इसमें क्या करना है। अगर आप लोग इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहे हैं सॉल्व कर ले रहे हैं, तो जो इस टॉपिक से बाहर एग्जाम में क्वेश्चन जनरली नहीं आते, ठीक है। तो टॉपिक फिलहाल खत्म है। इन्फ्लेशन